नमस्कार मित्रों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि आपको पता होगा, इस चैनल के माध्यम से 500 प्रश्नों की सीरीज चलाई जा रही है। ये हिंदी प्रैक्टिस सेट का नवा वीडियो है, तो देखते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न 1, प्रेमचंद की मृत्यु हुई थी। 1 1933 ईस्वी में, 2 1935 ईस्वी में, 3 1934 ईस्वी में, 4 1936 ईस्वी में। इसका विकल्प 4 सही है, 1936 ईस्वी में। तो मित्रों, प्रेमचंद जी की मृत्यु हुई थी 1936 ईस्वी में और इनका जन्म हुआ था 1880 ईस्वी में वाराणसी के लमही नामक स्थान पर। कहाँ हुआ था? वाराणसी के लमही नामक स्थान पर। इनके विषय में कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे इनके बचपन का क्या नाम था। तो इनके बचपन का नाम था धनपत राय और उर्दू में ये नवाब राय के नाम से लिखते थे। किस नाम से लिखते थे? नवाब राय के नाम से ये उर्दू में कहानियाँ लिखते थे। इनके कुछ प्रसिद्ध उपन्यास और कहानी, इन्होंने कई विधा की रचना की। उपन्यास कहानी के सम्राट कहे जाते हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने कुछ नाटक भी लिखे हैं और कुछ पत्रों की भी रचना, उसका संपादन किया है। इनके कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, जैसे कि सेवा सदन इनका सबसे पहला उपन्यास है, जिसकी रचना इन्होंने 1918 में की थी। और गोदान इनका अंतिम उपन्यास है, जिसकी रचना इन्होंने 1936 में की थी और उसी के बाद इनकी मृत्यु भी हो गई थी। हाँ मित्रों, गोदान 1936 और जो कफन कहानी, उसकी भी रचना इन्होंने 1936 में की थी और उसी के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। तो सेवा सदन इनका पहला उपन्यास और गोदान अंतिम उपन्यास है। इसके अतिरिक्त कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन, प्रेमाश्रम, निर्मला, वरदान और कायाकल्प, ये इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। इनके कुछ महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं, जैसे सप्तसुमन, नवनिधि, प्रेम पचीसी, प्रेम सदन, मानसरोवर। मानसरोवर इनका सबसे प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। इसके 8 भाग हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ नाटकों की भी रचना की है, जैसे संग्राम, प्रेम की वेदी, करबला। इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण जो है पत्रों का भी संपादन किया है, जैसे माधुरी, मर्यादा, हंस, जागरण आदि। इसमें हंस जो है वो सबसे प्रमुख पत्र था इनका, जिसका संपादन इन्होंने 1930 में किया था। कब किया था? 1930 में। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 2, अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम है। अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम है। 1 इला चंद्र जोशी, 2 अज्ञेय, 3 चंद्रधर शर्मा गुलेरी, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प 3 सही है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो मित्रों, इन्होंने अपने जीवन काल में केवल 3 कहानियाँ लिखी और इन्हीं 3 कहानियों की रचना कर ये हिंदी कहानी साहित्य जगत में अमर हो गई। जिसमें इनकी सबसे प्रसिद्ध कहानी है उसने कहा था, जिसकी रचना इन्होंने 1915 में की। ये प्रथम महायुद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी थी। इसके अतिरिक्त इन्होंने बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन कहानियां लिखी हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 3, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति किस काव्य धारा में देखने को मिलती है? उस धारा को कहा जाता है 1 प्रगतिवाद, 2 जनवाद, 3 प्रयोगवाद, 4 कविता। इसका विकल्प 1 सही है, प्रगतिवाद। तो मित्रों, साहित्य में जो मार्क्सवाद है वही हिंदी में प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है।
जो विचारधारा समाज और राजनीति क्षेत्र में समाजवाद या दर्शन में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, वही साहित्य क्षेत्र में प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद के मित्रों, हाँ, और इसके जनक कौन थे? इसके जनक थे कार्ल मार्क्स, और हिंदी में इसके जनक थे ये सुमित्रा नंदन पंत जी थे, और इनकी पहली रचना थी युगवाणी। तो प्रगतिवाद की पहली रचना थी इनकी युगवाणी, और प्रगतिवाद के ये किसने किया था? सुमित्रा नंदन पंत में। तो हिंदी में प्रगतिवाद के जनक सुमित्रा नंदन पंत जी थे, और इनकी सबसे पहली रचना थी युगवाणी। इसके अतिरिक्त मुंशी प्रेमचंद जी ने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लखनऊ में सैयद सज्जाद जहीर और अहमद अली के संयोग से 1936 में की थी। कब की थी प्रेमचंद जी ने? प्रेमचंद जी ने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में लखनऊ में की थी, जिसमें इन्होंने सैयद सज्जाद जहीर और अहमद अली की मदद ली थी। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 4, दिनकर की कौन सी काव्यकृत भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है? 1 रश्मिरथी, 2 उर्वशी, 3 कुरुक्षेत्र, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प 3 सही है, कुरुक्षेत्र। तो दिनकर जी की कुरुक्षेत्र नामक काव्यकृत भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है। कुरुक्षेत्र के धर्मराज एक संवेदनशील योद्धा के मूर्त रूप हैं मित्रों, जो कि आत्मग्लानि के अतिरेक में अपने को ही युद्ध का उत्तरदायी मानकर भीष्म के सामने विलाप करते हैं। भीष्म सामाजिक चेतना के प्रतीक हैं। इसके अतिरिक्त रश्मिरथी जो रचना है, इसमें केवल कर्ण के चरित्र का वर्णन किया गया है, और इनकी जो उर्वशी नामक कृति है, उस पर उर्वशी और पुरुरवा के प्रेम को, प्राचीन आख्यान को एक नए अर्थ में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है? 1 रामविलास शर्मा, 2 विद्यानिवास मिश्र, 3 कुबेर नाथ राय, 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका विकल्प 1 सही है, रामविलास शर्मा। ये रामविलास शर्मा जी जो हैं, ये मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचक हैं। इसके अतिरिक्त ये विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय और हजारी प्रसाद द्विवेदी तीनों ललित निबंधकार हैं। ये रामविलास शर्मा जी के कुछ आलोचना ग्रंथ इस प्रकार हैं, प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ, जैसे प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आस्था और सौंदर्य। हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसा कि ललित निबंधकार हैं, तो इनके कुछ प्रसिद्ध निबंध इस प्रकार हैं, जैसे अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कल्पलता, विचार प्रवाह और कुटज। विद्यानिवास मिश्र जी ललित निबंधकार हैं। इनके निबंध कुछ प्रसिद्ध निबंध इस प्रकार हैं, जैसे चितवन की छां, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने सिल पहुँचाई, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है मित्रों, ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है इनका। इसके अतिरिक्त कुबेर नाथ राय जी भी ललित निबंधकार हैं। इनके कुछ प्रमुख निबंध इस प्रकार हैं, जैसे प्रिया नीलकंठी, रस आकेठक, गंधमादन तथा विषाद योग। अगला प्रश्न। हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम है? 1 जयशंकर प्रसाद, 2 राजेंद्र यादव, 3 प्रेमचंद, 4 अमृत राय। इसका विकल्प 3 सही है, प्रेमचंद। तो हंस पत्रिका के संपादक प्रेमचंद जी हैं, जिसका संपादन इन्होंने 1930 में किया था, और कहाँ से किया था? वाराणसी से। और इनकी मृत्यु के बाद इस पत्र का संपादन बारी बारी से शिवदान सिंह चौहान, अमृत राय और राजेंद्र यादव आदि ने किया था। और यह मित्रों एक ही बहुत ही जागरूक मासिक पत्र था। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं?
एक खूंटियों पर टगे लोग, दो युग धारा, तीन अपनी केवल धार, चार साये में धूप। ये साथे नहीं होगा मित्रों, था की जगह या होगा, साये में धूप। ये था की जगह या होगा, साये में धूप। तो इसका विकल्प 4 सही है, साये में धूप। साये में धूप दुष्यंत कुमार जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध कृति है। और मित्रों, गीत और गज़ल में इनका कोई दूसरा सानी नहीं हुआ है। ये बहुत ही अच्छे गीतकार और गज़लकार थे। इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं: सूर का स्वागत, आवाज़ के घेरे, जलते हुए वन का वसंत। इसके अतिरिक्त युगधारा के रचनाकार कौन है? तो युगधारा के रचनाकार हैं नागार्जुन जी। अपनी केवल धार, इसके रचनाकार हैं अरुण कमल जी। खूंटियों पर टगे लोग, इसके रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं? 1 वीरेंद्र मिश्र, 2 भवानी प्रसाद मिश्र, 3 दुष्यंत कुमार, 4 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसका विकल्प 1 सही है, वीरेंद्र मिश्र। तो मित्रों, ये इसका समझ लो कि नवगीत का समय था 1948 से 50 के मध्य में। नई कविता, नई कहानी, नई आलोचना के समान इसकी भी परंपरा चली थी, प्रकाश में आई थी, जिसमें कि आधुनिकता एवं वैज्ञानिक युगबोध, सौंदर्य के दावेदार तथा कथित नवगीतकारों ने अपने गीतों को कई नाम दिए हैं, जैसे नवगीत, नवागीत, अगीत, प्रगीत, लोकगीत, कबीर गीत आदि कई नाम इसको दिए हैं। और 1959 में तीसरा तार सप्तक के प्रकाशन के साथ ही नवगीत विधा जो थी, इसकी पूर्ण स्थापना हुई थी और इसके उन्नायक वीरेंद्र मिश्र जी थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है? 1 यशपाल, 2 राही मासूम रजा, 3 जैनेन्द्र कुमार, 4 अज्ञे। इसका विकल्प 2 सही है, राही मासूम रजा। तो राही मासूम रजा जी जो थे, ये आंचलिक उपन्यासकार थे और इनका सबसे चर्चित उपन्यास है आधा गांव। आधा गांव। और मित्रों, आंचलिक से क्या तात्पर्य है? तो आंचलिक से तात्पर्य है किसी स्थान विशेष से संबद्ध हो, वो रचना किसी स्थान विशेष से संबद्ध हो। तो इनका आधा गांव जो है वो सबसे चर्चित इनका उपन्यास है। और इस उपन्यास में हिंदू और मुसलमानों के विभाजन की कहानी है। जिस समय बंटवारा हुआ था देश का, तो ये उसी से संबंधित है। इसके अतिरिक्त इनके कुछ प्रसिद्ध उपन्यास हैं, जैसे कि टोपी शुक्ला, ओस की बूंद, सीन 75, हिम्मत जौनपुरी, दिल एक सादा कागज। ये जैनेन्द्र और अज्ञे जी मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार हैं और यशपाल जी जो है मार्क्स का प्रगतिवाद से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? 1 कायाकल्प, 2 निर्मला, 3 सोजे वतन, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प 3 सही है, सोजे वतन। तो सोजे वतन जो है ये इनका कहानी संग्रह था और इसे अंग्रेज सरकार ने जब्त कर, मतलब उनको बहुत खतरा हो गया था अंग्रेजों को, क्योंकि उसमें जिस प्रकार से देश को स्वतंत्र कराने के लिए आंदोलन की बातें कही गई थी, जिस प्रकार देश प्रेम की भावना थी, उससे अंग्रेजों को बहुत भय का माहौल हो गया था अंग्रेजों में। इसीलिए इनकी सोजे वतन जो कहानी, जो कृति थी, उसको अंग्रेजों ने जब्त करके जलवा दी थी मित्रों। उनकी ये पूरा कहानी संग्रह जो था वो अंग्रेज सरकार द्वारा जलवा दिया गया था। इनकी कुछ श्रेष्ठ कहानियां हैं, जैसे शतरंज के खिलाड़ी, पंच परमेश्वर,
आत्माराम, बड़े घर की बेटी, वज्रपात, रानी सारांध्रा, अलग योद्धा, ईदगाह, अग्नि समाधि, पूस की रात, सुजान भगत और कफन। और ये कफन जो था, कफन की रचना भी 1936 में हुई और इसी के बाद प्रेमचंद जी की मृत्यु भी हो गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? 1 खुमार रासो, 2 पृथ्वीराज रासो, 3 बीसल देव रासो, 4 परमाल रासो। इसका विकल्प 3 सही है, बीसल देव रासो। तो मित्रों, ये बीसल देव रासो जो कृति है, इसमें वीर रस बिल्कुल ना के बराबर है, नाम मात्र का है और ये श्रृंगार रस की रचना है। ये पूरी तरह से श्रृंगार रस की रचना है, आप ये समझ लो। इसमें भोज परिवार की पुत्री राजमती और अजमेर के राजा बीसल देव के प्रेम विवाह और फिर बिछड़ने माने अलग होने और फिर मिलन का वर्णन है। इसमें ऐसा होता है मित्रों कि ये जो बीसल देव थे, ये बहुत ही स्वाभिमानी थे और अपने स्वाभिमान के लिए राजमती से रूठकर उड़ीसा चले जाते हैं और फिर राजमती के पिता इनको मना कर ले आते हैं। फिर दोनों का पुनर्मिलन होता है और फिर दोनों पहले की तरह रहने लगते हैं। और यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए हिंदी का पहला 12 मासा ग्रंथ कौन सा है, तो ये बीसल देव रासों में पहला विरह 12 मासा वर्णन हुआ है। देखते हैं अगला प्रश्न। भूषण रीतिकाल की किस काव्य धारा के कवि हैं? 1 रीतिबद्ध काव्य धारा, 2 रीति मुक्त काव्य धारा, 3 रीति सिद्ध काव्य धारा, 4 आश्रयवादी काव्य धारा। इसका विकल्प 1 सही है, रीतिबद्ध काव्य धारा। मित्रों, रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा और रीति मुक्त काव्य धारा। तो रीतिबद्ध काव्य धारा वो काव्य धारा कही गई है जो कि रचनाएं रस अलंकार छंद से पूरी गुथी हुई थीं और सबका पूरा बहुत नियम से वर्णन किया गया था, रस अलंकार छंद आदि का, और ब्रज भाषा के परिमार्जित रूप को अपनाया गया था। ये रीतिबद्ध काव्य धारा कहलाए। और जो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि थे उन्होंने इसका पालन तो जरूर किया है, लेकिन इतना ध्यान नहीं दिया जैसे रीतिबद्ध काव्य धारा में। रीतिबद्ध काव्य धारा में इतना ज़्यादा रस छंद अलंकार आज भर दिए गए हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास जी को रामचंद्रिका के ऊपर कठिन काव्य का प्रेत तक कह दिया है। और रीतिमुक्त काव्य धारा में कवियों ने क्या किया है, उनमें रस छंद अलंकार आज का किसी भी चीज़ का कोई ध्यान नहीं रखा। जो भाव उनके हृदय में मुक्त रूप से आते रहे वही वो अपनी कविता में स्वतंत्र रूप से उसी भाव को उन्होंने परिणत कर दिया। तो इस प्रकार से रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि हैं। कुछ प्रसिद्ध कवि इस प्रकार हैं, जैसे चिंतामणि, केशव, मतिराम, देव, जसवंत सिंह, कुलपति मिश्र, मंडन, सूरत मिश्र, सोमनाथ, भिखारी दास, दूल्हा, रघुनाथ, रसिक गोविंद, प्रताप सिंह, ग्वाल आदि। और रीति मुक्त काव्य धारा के जैसे घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम। और रीति सिद्ध काव्य धारा के सबसे प्रसिद्ध कवि जो हैं वो बिहारी जी हैं। 1-2 कवि और हुए हैं लेकिन मुख्य रूप से बिहारी जी हैं। और मित्रों, बिहारी जी ने सिर्फ एक रचना की है, बिहारी सस्सई, जिसमें 713 दोहे हैं। देखो, दोहों की संख्या कभी आपसे 22 आ जाए, कभी 25 आ जाएगी, 725, 722, लेकिन यदि 713 विकल्प में रहे तो आप 713 ही लिखेंगे और नहीं लिखेंगे। तो बिहारी जी ने केवल एक रचना की, बिहारी सस्सई, और इसी से वो हिंदी काव्य जगत में अमर हो गए, सिर्फ एक रचना से। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से मोहन राकेश द्वारा लिखित एक नाटक है। 1 जन्मेजय का नाग यज्ञ, 2 सिंदूर की होली, 3 मिस्टर अभिमन्यु,
चार लहरों के राजहंस। इसका विकल्प 4 सही है, लहरों के राजहंस। तो मित्रों, ये मोहन राकेश जी के 3 नाटक बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसा कि ये पहला है लहरों के राजहंस, दूसरा आषाढ़ का एक दिन, और आधे अधूरे। आधे अधूरे ये इन्होंने 3 नाटक लिखे हैं। और आषाढ़ का एक दिन इसकी रचना इन्होंने की थी 1958 में, 1958 में। और आधे अधूरे की रचना की थी 1969 में। सबसे पहले इन्होंने समग्र रचना की है इसकी आषाढ़ का एक दिन की 1958 में। फिर 1963 में इन्होंने रचना की है लहरों के राजहंस की, और 1969 में इन्होंने आधे अधूरे नामक नाटक की रचना की है। और इनका जो है ये लहरों का राजहंस जो है ये अश्वघोष के सौंदर्यानंद चरित्र पर आधारित है। और जो इनका आषाढ़ का एक दिन है ये महाकवि कालिदास के ऊपर रचित है। और आधे अधूरे जो नाटक इसमें मध्यम वर्ग का रहन सहन, उनकी क्या समस्याएं होती हैं, इसको दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त जन्मेजय का नाग यज्ञ ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। और सिंदूर की होली ये लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा रचित है। और मिस्टर अभिमन्यु ये लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा रचित है। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में किसे सबसे कम महत्व दिया है, महत्व प्रदान किया था? 1 तुलसीदास, 2 कबीर, 3 सूरदास, 4 जायसी। इसका विकल्प 2 सही है, कबीर। तो मित्रों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संत काव्यधारा या ज्ञानाश्रयी शाखा को सबसे कम महत्व दिया था। जैसे कबीरदास जी ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो जहाँ ज़्यादा इनकी भाषा भी टूटी फूटी सी थी, तो इन्होंने इनकी भाषा को, मतलब कबीरदास जी की भाषा को सदकंकड़ी भाषा का नाम दिया है। और तुलसीदास जी, सूरदास जी को तो इन्होंने आकाश के सूर और चांद के नाम से अभिहित किया है। जैसे सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, अब के कवि खद्दोत सम जहता करत प्रकाश। तो सूरदास जी को आकाश का सूर माना है, तुलसीदास जी को चंद्रमा माना है, केशवदास जी को जुगनू माना है। और अब आज के कवि जो हैं ये एक दीपक के समान है, जो थोड़ी देर प्रकाश करके और बुझ जाते हैं। तो इन्होंने तुलसी, सूर और जायसी को भी महत्व दिया है, लेकिन कबीरदास जी को उचित महत्व नहीं दिया है। एक तरह से मुझे लगता है इन्होंने संत काव्यधारा, निर्गुण काव्यधारा के साथ मित्रों थोड़ा सा न्याय किया है रामचंद्र शुक्ल जी ने। देखते हैं अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? 1 आलोचक के रूप में, 2 एक नाटककार के रूप में, 3 एक निबंधकार के रूप में, 4 एक व्यंग्यकार के रूप में। इसका विकल्प 3 सही है, 1 निबंधकार के रूप में। तो ये आचार्य, और इन्होंने मित्रों किस प्रकार के निबंध लिखे हैं? भावात्मक निबंध लिखे हैं। इन्होंने मित्रों केवल 6 निबंधों की रचना की है। ये जिनके निबंधों की संख्या पूछी जाए तो केवल 6 है। जैसे समझ लो केवल 3 कहानियां लिखकर चंद्रधर शर्मा गोलेरी हिंदी कहानी साहित्य में अमर हो गए, उसी प्रकार से इन्होंने केवल 6 निबंधों की रचना की और हिंदी निबंध साहित्य में ये अमर हो गए। जैसे बिहारी जी ने केवल 1 ही रचना की, बिहारी ससई, और वो हिंदी काव्य साहित्य में अमर हो गए। तो ये सब कुछ महानुभूत थे जो कि, तो इन्होंने केवल मित्रों 6 निबंध लिखे और इसी से हिंदी निबंध साहित्य में अमर हो गए। इनके 6 निबंधों के नाम इस प्रकार हैं, जैसे आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान, पवित्रता तथा अमेरिका का मस्त योगी वॉल्ट व्हिटमैन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं हैं?
एक बड़े घर की बेटी, 2 मिस पद्मा, 3 ठाकुर का कुआं, 4 छोटा जादूगर। इसका विकल्प 4 सही है, छोटा जादूगर। तो मित्रों, ये तीनों कहानियाँ जो हैं प्रेमचंद जी की हैं और छोटा जादूगर ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं? 1 संस्कृत के 4 अध्याय, 2 कविता के नए प्रतिमान, 3 भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, 4 राज दरबारी। इसका विकल्प 3 सही, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। तो मित्रों, रामविलास शर्मा जी जो हैं वो मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचक हुई हैं और इनकी कुछ प्रमुख आलोचना ग्रंथ इस प्रकार हैं, जैसे कि प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आस्था और सौंदर्य, भाषा साहित्य और संस्कृत, मार्क्सवाद और प्राचीन साहित्य का मूल्यांकन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, प्रेमचंद और उनका युग, भारतेंदु युग, भाषा और समाज, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, नई कविता और अस्तित्ववाद, प्राचीन भारत के भाषा परिवार, मार्क्स और पिछड़े हुए समाज। इसके अतिरिक्त ये संस्कृत के 4 अध्याय ये रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है और इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। कविता के नए प्रतिमान, तो कविता के नए प्रतिमान इसके लेखक हैं डॉक्टर नामवर सिंह। कौन है? डॉक्टर नामवर सिंह। कविता के नए प्रतिमान ये इसकी रचना की है डॉक्टर नामवर सिंह ने। और यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए नई कविता के प्रतिमान, तो इसके लेखक हो जाएंगे लक्ष्मी नारायण मिश्र जी। इसके अतिरिक्त राग दरबारी के रचनाकार हैं श्रीलाल शुक्ल जी। अगला प्रश्न, अनंत शब्द की सही संधि होगी? 1 अन प्लस अंत, 2 अन प्लस अंत, 3 आ प्लस नंत, 4 अनन प्लस ता। इसका विकल्प 2 सही है, अन प्लस अंत। तो मित्रों, यहाँ पर व्यंजन संधि है। ऐसा होता है, व्यंजन संधि की सबसे बड़ी पहचान ये है कि पहला वर्ण व्यंजन होगा, और दूसरा वर्ण स्वर या व्यंजन में से कुछ भी हो सकता है। जैसे कि देखो, यहाँ दूसरा वर्ण क्या है? स्वर है। तो पहला व्यंजन होगा, व्यंजन या व्यंजन वर्ण तथा व्यंजन या स्वर वर्ण के मेल से व्यंजन संधि होती है। संधि के मित्रों कितने भेद होते हैं? 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो स्वर संधि की सबसे बड़ी पहचान ये होती है, दोनों वर्ण स्वर होंगे, मैंने पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण दोनों स्वर होंगे। और व्यंजन संधि में पहला वर्ण क्या होगा? व्यंजन होगा, और दूसरा वर्ण स्वर या व्यंजन में से कुछ भी हो सकता है। विसर्ग संधि में पहला वर्ण विसर्ग होगा और दूसरा वर्ण स्वर या व्यंजन में से कुछ भी हो सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? 1 अनिल, 2 मारुत, 3 अनल, 4 पवन। इसका विकल्प 3 सही है, अनल। अनल हवा का पर्यायवाची नहीं है, अनल का अर्थ होता है आग। अगला प्रश्न, मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाले छंद का नाम है? 1 रोला, 2 सोरठा, 3 चौपाई, 4 हरि गीतिका। इसका विकल्प 2 सही है, सोरठा। मित्रों, ये दोहा सोरठा जो है ये अर्थ सम्मात्रिक छंद हैं। अर्थ सम्मात्रिक छंद वहाँ होता है, जैसे कि आपको पता होगा कि छंद में
मुख्य रूप से छंद में 4 चरण होते हैं। तो अर्थ सम्मात्रिक छंद में पहले और तीसरे चरण को क्या कहा जाता है? विषम चरण। और दूसरे और चौथे चरण को सम चरण कहा जाता है। तो दोहा के प्रथम और तीसरे चरण माने विषम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं और दोहा के दूसरे और चौथे सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। और सोरठा क्या, इसका उल्टा होता है। सोरठा के प्रथम और तृतीय विषम चरणों में 11-11 और दूसरे और चौथे सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। सोरठा इसका उल्टा होता है, क्योंकि सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11-11 और सम चरणों में दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसके अतिरिक्त मित्रों रोला, चौपाई और हर गीतिका ये तीनों सममात्रिक छंद हैं। सममात्रिक छंद उसे कहते हैं जिसके चारों चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है। जिससे चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, रोला के प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं, हर गीतिका के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि हैं? 1 कुंभन दास, 2 नंददास, 3 सुंदर दास, 4 परमानंद दास। इसका विकल्प 3 सही है, सुंदर दास। तो मित्रों सुंदर दास अष्टछाप के कवि नहीं थे, ये भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा या संत काव्य के प्रसिद्ध कवि हुए हैं। इसके अतिरिक्त ये तीनों अष्टछाप के कवि थे। ये अष्टछाप है क्या? तो अष्ट माने 8, तो अष्टछाप में 8 कवियों की गणना की गई है। ये 8 कवि जो है कृष्ण भक्त कवि थे। इसकी स्थापना विठल नाथ जी ने 1565 में की थी, जिसमें 4 उनके पिता वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और 4 विठल नाथ जी के शिष्य थे। तो ऊपर के 4 शिष्य जो थे वो वल्लभाचार्य जी के थे, जिनके नाम इस प्रकार हैं: कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। इसके अतिरिक्त अन्य 4 विठल नाथ जी के शिष्य थे, जिनके नाम इस प्रकार हैं: गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास। अगला प्रश्न, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है? 1 कामायनी, 2 साकेत, 3 रामचरितमानस, 4 प्रिय प्रवास। इसका विकल्प 4 सही है, प्रिय प्रवास। तो मित्रों प्रिय प्रवास जो है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित, ये 1914 में रचा गया था मित्रों। तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। और इसमें जो है इसमें राधा और कृष्ण को समाज सेवक और समाज सेविका के रूप में चित्रित किया गया है। जैसे आधुनिक युग में क्या होता है, जैसे कोई प्रेमी प्रेमिका होते हैं, यानी मान लो किसी की प्रेमिका ने दूसरा विवाह कर लिया या उसके साथ कोई अन्याय कर दिया प्रेमी के साथ, तो प्रेमी क्या करेगा? बहुत उदास रहता है, इधर उधर बिल्कुल डिप्रेस हो जाते हैं, तो उन देश दुनिया से कोई मतलब नहीं रह जाता, या बहुत से लोग तो आत्महत्या भी कर लेते हैं। लेकिन ये जो महाकाव्य है इससे लोगों को सीख लेनी चाहिए। जैसे कृष्ण भगवान जब गोकुल छोड़कर मथुरा चले जाते हैं, तब राधा जी ऐसा नहीं कि बहुत दुखी हो, रोती रहें 24 घंटे, सब काम काज छोड़ दे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो समाज सेविका का काम करती है। एक कहावत भी कही गई मित्रों, कर भला तो हो भला। तो अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाए किसी के लिए तो कभी उदास नहीं होना चाहिए। एक समाज सेवा जो है वो परम धर्म है। तो ये राधा जी जो है वो समाज सेविका बन जाती हैं, ऐसा नहीं कि 24 घंटे रोती रहें, आंसू बहाती रहें। तो खड़ी बोली अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित हिंदी का प्रथम महाकाव्य है।
तो मित्रों, यदि खड़ी बोली का पहला महाकाव्य पूछा जाए तो प्रिय प्रवास होगा। 1914 में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने इसकी रचना की थी और जिसमें 17 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं इसमें? 17 सर्ग हैं। और इसमें राधा जी और कृष्ण जी को समाज सेवक और समाज सेविका के रूप में चित्रित किया गया है। यदि आपसे खड़ी बोली सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य पूछा जाए तो ये हो जाएगा कामायनी, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। साकेत तो आप लोग जानते होंगे, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य है, जिसमें उर्मिला की विरह दशा का वर्णन किया गया है। रामचरितमानस तो तुलसीदास जी की कृति का सर्वोत्तम महाकाव्य है, जो कि परिमार्जित या परिष्कृत अवधि में लिखा गया और इसमें 7 कांड हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 22, हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं। एक मैथिली शरण गुप्त, 2 रामधारी सिंह दिनकर, 3 सुमित्रा नंदन पंत, 4 वियोगी हरि। इसका विकल्प 2 सही, रामधारी सिंह दिनकर। तो ये हारे को हरिनाम, ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ये मित्रों रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और रामधारी सिंह दिनकर जी को आपको पता होगा कि इनको 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किस पर? उर्वशी नामक कृति पर। और संस्कृत के 4 अध्याय पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं: बारदोली विजय, प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, नील कुसुम, परशुराम की प्रतीक्षा, कोयला और कवित्त, मुक्ति तिलक, सीपी और शंख, आत्मा की आंखें, रश्मिलोक। अगला प्रश्न, किस काव्यकृति पर अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? देखो मित्रों, अभी मैंने इससे पहले इनकी बात की थी, वो आ भी गया यही प्रश्न। 1 सागर मुद्रा, 2 कितनी नावों में कितनी बार, 3 इत्तलम, 4 आंगन के पार द्वार। इसका विकल्प 2 सही, कितनी नावों में कितनी बार। तो कितनी नावों में कितनी बार नामक काव्यकृति पर इनको 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं इस प्रकार हैं, जैसे हरी घास पर क्षण भर, बावरा हेरी, इंद्रधनुष रौदे हुए, अरे वो करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, सागर मुद्रा, महावृक्ष के नीचे, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, नदी की बाग पर छाया, असाध्य बीड़ा, चिंता, इत्तलम। वो तो मित्रों, ये कितनी नावों में कितनी बार, इस पर अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसके पहले का प्रश्न क्या था मित्रों? देखो शायद मुझसे कुछ गलती हो गई, मैं बता देती हूँ। ये हारे को हरिनाम, हाँ, ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है मित्रों, यही शायद मैंने बताया भी होगा। चलो आगे देखते हैं। तो ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है और इनको उर्वशी नामक कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1972 में। किसको? रामधारी सिंह दिनकर जी को। मित्रों, यदि कभी उर्वशी रचना आपसे पूछी जाए और उनमें रामधारी सिंह दिनकर भी हो, जयशंकर प्रसाद जी भी हों, तो आप रामधारी सिंह दिनकर सही करिएगा, जयशंकर प्रसाद सही ना करिएगा। यदि रामधारी सिंह दिनकर विकल्प में ना हो, जयशंकर प्रसाद हो, तो आप उर्वशी को सही मान सकते हैं। या यदि चंपू काव्य लिखा हो और जयशंकर प्रसाद हो, तब तो आप उर्वशी पर सही निशान लगाना। नहीं तो यदि उर्वशी रचना हो रामधारी सिंह दिनकर और प्रसाद दोनों, तो आप रामधारी सिंह दिनकर को सही मानेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 24,
आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम के आधार पर किया गया? 1 हजारी प्रसाद द्विवेदी, 2 सुधाकर द्विवेदी, 3 महावीर प्रसाद द्विवेदी, 4 मन्नन द्विवेदी। इसका विकल्प 3 सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। मित्रों, इनका समय था 1950 से 75 तक। और जैसे भारतीय युग में आप लोगों को पता होगा कि हिंदी खड़ी बोली तो आ गई थी, लेकिन वो बिल्कुल उसी तरह थी जैसे कोई छोटा बच्चा तुतला के बोलता है, परिमार्जित भाषा का प्रयोग नहीं कर पाता। तो हिंदी का जो टूटा फूटा रूप था वो भारतीय युग में था, और जो खड़ी बोली हिंदी का परिमार्जित परिष्कृत रूप था वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय में हुआ था। तो इसलिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा। और इनकी जो सरस्वती नामक पत्रिका थी, इनकी सरस्वती नामक पत्रिका ये अपने आप में मित्रों एक संस्था थी, इसमें इन्होंने बहुत ही परिमार्जित भाषा का प्रयोग किया था, और बहुत अधिक भाषा का सुधार इस पत्रिका के माध्यम से हुआ था। इनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं, जैसे मंजूषा, सुमन, कान्यकुब्ज, अबला विलाप, गंगा लहरी, ऋतु तरंगिणी, कुमार संभव। अगला प्रश्न 25 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। राग दरबारी के रचनाकार का नाम है? 1 मोहन राकेश, 2 हरिशंकर परसाई, 3 श्रीलाल शुक्ल, 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका विकल्प 3 सही है, श्रीलाल शुक्ल। तो ये राग दरबारी जो रचना है ये श्रीलाल शुक्ल जी की है, और इस पर इन्होंने राजनीति के ऊपर कटाक्ष किया है। इसके अतिरिक्त अज्ञातवास व आदमी का जहर इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। मोहन राकेश जी द्वारा रचित कुछ प्रसिद्ध उपन्यास इस प्रकार हैं, जैसे न आने वाला कल, अंधेरे बंद कमरे तथा अंतराल। और रानी नागमती की कहानी ये हरिशंकर परसाई द्वारा रचित बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। अब मित्रों, यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है सभी प्रश्न आपको बहुत पसंद आएंगे। और मित्रों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए। देखिए, ऐसा करने से क्या होगा, मेरा उत्साहवर्धन होगा और मैं बहुत ही अच्छे प्रश्न लेकर आपके समक्ष आऊँगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, जिससे मेरा उत्साह बढ़े। अब यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।